स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे एनवीडिया आरटीएक्स 4000 के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो इसका अनाउंसमेंट हुआ है और हमेशा की तरह दिस इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग बेटर देन द एवर बिफोर, ये कॉमन चीज़ है, इसमें हुला लला है। टेक्निकल टर्म्स के हिसाब से DLSS 3 बता रहे हैं। और हिसाब ये समझिए कि DLSS जो है उसमें लॉजिक है कि काम करता था, बात है कि FPS पे पेनल्टी बहुत भारी पड़ती थी। तो इस बार है कि दो फ्रेम के बीच में ये AI का इस्तेमाल करके फ्रेम इंटरपोलेशन डाल देंगे। तो सिनेमैटिक्स गेम के लिए जैसे कि साइबर पंक हो गया या माइक्रोसॉफ्ट फ्लाइट सिमुलेटर हो गया, वो सब गेम में ये एक्चुअली काम कर सकता है, लोगों को एक अच्छा हाई FPS दे सकता है। और इसमें हार्डवेयर लेवल का AV1 इनकोडर है, जो कि मतलब इंटेल आर्क का एक बहुत बड़ा सेलिंग पॉइंट होने वाला था, लेकिन वो इतना डिले हो गया कि ये भी अब बना के ले आया। इसमें आर्क का AV1 इनकोडिंग है। और इसमें ये समझिए कि एक्चुअल में जहाँ पे प्रोग्रेस हुआ है, जो आप और हम समझ सकते हैं, वहाँ पे इनका क्लॉक स्पीड जेन्युइनली काफ़ी आगे जा चुका है। यानी कि इसमें RTX 480 अगर आप लेते हैं, तो 480 का दो वेरिएंट है। तो उसमें 2.5 गीगाहर्ट्ज़ पे चला जा रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है। मतलब 1-2 जनरेशन पहले ही हम लोग 1 गीगाहर्ट्ज़ से ऊपर बड़ी-बड़ी बात होती थी। ये 2.5 गीगाहर्ट्ज़ पहुँच रहा है, जो कि जेन्युइनली काफ़ी तेज़ है। यानी कि इसका जो सिलिकॉन मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी है, वो बहुत प्रिसाइज़ होना चाहिए, तभी जाके उस फ्रीक्वेंसी पे स्टेबिलिटी मिलती है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसका एक जो छोटा भाई है, वो 2.61 गीगाहर्ट्ज़ तक चला जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ है। यानी कल को ऐसा कोई गेम निकलता है जिसको क्लॉक स्पीड चाहिए कि भैया हमें क्लॉक दो बम बम, ये ग्राफिक्स कार्ड जेन्युइनली काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। और इसमें GDDR6X इस्तेमाल किया गया है, जिसमें आपको 3 वेरिएंट तीनों कार्ड्स में है, जैसे कि 24 जीबी है, 16 जीबी है, 12 जीबी है। लेकिन इसका कीमत जो है थोड़ा दर्दनाक है, तकलीफ देने वाला है, हार्ट अटैक देने वाला है। यानी कि इसका जो सबसे महंगा स्टार्ट, मतलब इंडियन साइट में बता रहा हूँ, एनवीडिया में 1.56 लाख, 1.16 लाख। सबसे सस्ता 87,000। क्या है, दाम दाम बह गया एकदम, बस बस बह गए दाम में। मतलब स्कैल्पिंग जो हो रहा था ना, उस दाम पे ले आए हैं इसको। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस कैसा है। तो परफॉर्मेंस क्लेम है इनका 2x प्लस आपको मिलना चाहिए हर सिचुएशन में। लेकिन आप ये समझिए ये सब यूजलेस है जब तक एक्चुअल इन हैंड रिव्यू नहीं आने लगता है रिव्यूअर्स का, क्योंकि अभी समझिए ये सिर्फ अनाउंसमेंट है। तो सब्र रखें। और हिसाब ये समझिए कि यहाँ पे तकलीफ ये होगा कि ये खासतौर पे अगर आप 490 का सोच रहे हैं, पता नहीं आप इतने अमीर कैसे हो, बट लाइक गुड फॉर यू। अगर आप 490 का लेने का सोच रहे हैं या उससे नीचे वाला भी ले रहे हैं, खासतौर पे अगर आपका CPU और GPU बहुत पावरफुल है, मतलब CPU और मदरबोर्ड काफ़ी बिजली खाता है, तो आपको ATX 3.0 पावर सप्लाई चाहिए। बोलेंगे 3.0 ATX ये सब क्या है? बात है ATX एक स्टैंडर्ड है जिसे इंटेल मेंटेन करता है, और उसी के अंदर सारे पावर सप्लाई बनते हैं। जो आप ये सब में रेल देखते हैं पावर सप्लाई में, कि 12 वोल्ट का रेल होगा, 3.2 वोल्ट का रेल होगा, 3.3 वोल्ट का रेल होगा, 5 वोल्ट का रेल होगा, ये सब रेल डिजाइन किया जाता है। तो वो ATX स्पेसिफिकेशन के अंदर आता है, उसी का इस्तेमाल करके सारे पावर सप्लाई मैन्युफैक्चरर्स बनाते हैं। तो उसको बीच में अपडेट किया जाता है। और इसीलिए आप देखिए कि पहले मोलेक्स आता था, फिर बाद में जब सेटा आने लगा था, वो था ATX 2.0 का चेंज। तो अभी 3.0 हो रहा है। अब बात है कि इसमें GPU के साथ डेटा लिंक रखा जाएगा, क्योंकि बात है कि GPU के सिवा ऑलमोस्ट कंप्यूटर एक तरफ GPU एक तरफ, इतना ज़्यादा पावर का अंतर आ गया। तो हिसाब है कि जो मतलब ATX 3.0 का स्पेसिफिकेशन बनेगा, उसमें पावर के लिए डेटा लिंक रहेगा। मतलब पावर में डेटा लिंक क्यों चाहिए? आप ऐसा समझिए कि हर पावर सप्लाई के अंदर रेल्स होते हैं। अगर रेल को ठीक से नहीं बांटा जाए तो वो ओवरलोड कर सकता है। यानी कि अगर आपका पावर सप्लाई पुराना डिज़ाइन का है और वो बना है कि भई हम 1500 वाट दे देंगे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसका एक प्लग से आप 600 निकालें, क्योंकि वो उसने मान लीजिए डिज़ाइनर ने जो बनाया होगा वो ATX 2.0 के हिसाब से बनाएगा। तो उस टाइम का हिसाब था कि मे बी ग्राफिक्स कार्ड कल को 250 वाट खाएगा, तो वो क्या कि भैया 300 300 300 का 3 ठो पॉसिबल रेल दे दिया। अब आपने एक ग्राफिक्स कार्ड डाला जो एक ही जगह से चूस रहा है आपका अराउंड 600, वो तो उड़ जाएगा। तो ये फॉल्ट उसका नहीं है, ये इसीलिए स्पेसिफिकेशंस बनाए जाते हैं ताकि पावर सप्लाई बनाने वाला उसको फॉलो कर सके। और अगर मान लीजिए कल को कोई हार्डवेयर बोलता है कि नहीं यार हमें इससे ज़्यादा चाहिए, तो आपको स्पेसिफिकेशन चेंज करना पड़ेगा, ताकि पावर सप्लाई की गलती नहीं है ना। क्योंकि ऑब्वियसली अगर उनके पास बना दो बस थोड़े बनेगा सर, और बनाने को वो बना भी दें लेकिन आप खरीद नहीं पाओगे ना। तो इसीलिए स्पेसिफिकेशन जरूरी होता है। तो यहाँ पे ये चेंज लाया जा रहा है। और इसीलिए आप एक वर्ड बार बार सुनने को मिलेगा कि PCI 5.0, PCI 5.0 पावर सप्लाई में क्यों है, वो हमको भी नहीं पता ये नाम क्यों यूज़ किया जा रहा है, बट उसका वही मतलब है कि जो एक समझिए एक रेल बनाया जाएगा, खास तौर पे पावर डिलीवरी रेल जो 12 वोल्ट का है, HPWR हाई पावर रेल है बेसिकली। ये इसमें एक डेटा कम्युनिकेशन पोर्ट है जो बात करेगा। तो इसमें हिसाब ये होता है ना कि इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ हाई पावर में आएगा, सस्ते वाले में भी आएगा, जो भी ATX 3.0 है उसमें आएगा। हिसाब ये है कि मान लीजिए ATX 3.0 का आपने ले लिया है पावर सप्लाई, जैसे मान लीजिए आपका UPS का लिमिट है, जैसे मेरा UPS का लिमिट है कि अराउंड
600 वाट का ही यूपीएस हम लगा सकते हैं, 600 या 800 मतलब उसी के आसपास है। तो मान लीजिए मैंने पावर सप्लाई, लेकिन मेरा ग्राफिक्स कार्ड बड़ा है, अगर उसके पास कम्युनिकेशन है तो जैसे ही पावर सप्लाई स्टार्ट होगा जीपीयू के पास सिग्नल पहुंच जाएगा और जीपीयू को पता रहेगा कि हम पे जो पावर सप्लाई लगाया गया है वो पावर सप्लाई सिर्फ 600 वाट का है। तो वो क्या करेगा, वो अपना क्लॉक को ठंडा रखेगा कि नहीं भैया ज़्यादा मत भागो, क्योंकि जैसे आपको पता होगा हर जीपीयू में पावर रेल होता है, यानी कि उसको पता रहता है कि हमें कितना पावर ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर उसको ट्रिक मिल जाता है, डेटा सिग्नल से मिल जाता है कि देखो भैया 600 वाट ड्रॉ करना है, यानी मेरे पास जो करना है कर सकता हूँ, उसको कोई टेंशन नहीं, वो फुल पावर रोड पे बूट अप मारेगा। लेकिन अगर उसको पता चल जाए भैया 300 का लगाएगा तो सीधे हाफ पावर पे बूट करेगा। बूट जब कर लिया तब करेगा तो उसके हिसाब से ऑटो एडजस्ट करता रहेगा। ये कॉमन टेक्नोलॉजी है, बस उसके लिए समझिए स्मार्ट से डाल रहे ताकि उसको पता रहे कि पावर सप्लाई से मैं कितना चूज सकता हूँ बिना पावर सप्लाई को डेंजर में डाले। तो उसी के लिए ये PCI 5.0 बार बार आपको सुनने को मिलेगा और 12 VHPWR। अब हिसाब ये समझिए कि ये प्लग जो बनाया गया है, ये पता नहीं किस गधे ने प्लग डिजाइन किया, जेन्युइनली मतलब लाइक कभी कभी हैरानी हो जाती है ऐसे ऐसे इंजीनियर्स कहाँ से यहाँ पहुंच गए हैं। ये प्लग सिर्फ 30 साइकिल इस्तेमाल कर सकते हैं। 30 का मतलब आप समझ रहे हैं, टुक टुक आप 30 बार करेंगे स्वाहा हो जाएगा। नीचे मैंने वीडियो भी दे दिया जिसमें वो 15-16 के बार ही उसका चेंज होने लग रहा है और यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि डैमेज जा रहा है, केबल जल जा रहा है, पिघल जा रहा है। ये इतना गया गुजरा पिन किसने डिजाइन कर दिया भाई। मैं सोच रहा था हॉट स्वैप की तरफ जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली जीपीयू आजकल सर्वर में भी लगता है, तो हॉट स्वैप की तरफ जाओ ना। ये इतना गया गुजरा पिन क्यों डिजाइन किए, इतना हाई पावर में आपको बनाना है। और नहीं सर जी 2-3 बार आप निकाल लो, क्योंकि कहने को 30 है, 15 में लोगों को असर पता चल जाए नहीं यार ये नहीं बिहेव कर रहा है ठीक से। क्योंकि आप ये समझिए ना कि कोई भी बार ट्रबल शूट होता है, कई बार आप पावर निकाले ये किए, कहीं ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारा चीज़ होता है। 30 बहुत कम है, और भी इतने हाई पावर के लिए जो 600 वाट तक का कैपेसिटी रख सकता है, उसके लिए ऐसा कमज़ोर प्लग देना। ये तो ऐसा बात होगी ना आपके लिए जो पावर टूल का प्लग आता है, नहीं भैया देखिए 6-7 बार से ज़्यादा निकालेंगे तो खराब हो जाएगा। ये क्या बात हो गई। ये जेन्युइनली मतलब किसने डिज़ाइन किया मुझे समझ में नहीं आ रहा। मतलब क्यों इसे छोटा बनाने की ज़रूरत है, बड़ा बनाओ, भरपुष्ट बनाओ कि हाँ भाई ये बिजली कैरी करने के लिए 600 वाट कैरी करने के लिए हम संभालेंगे। ऐसा क्यों बनाए, ये सही से एकदम थोड़ा सा हिला टॉय हो जाएगा, सारे जितने रिव्यूअर्स हैं जिनका काम होता है बार बार निकालना, उनकी वाट लग जाएगी। और सबसे बड़ा खतरा ये है कि आप बोलोगे नहीं मैं मैनेज कर लूँगा, एक ही बार लगा के अच्छे से कर लूँगा, ठीक है सबकी बल्ले बल्ले। इसमें जो डम केबल आने वाला है खासतौर पे 490 के साथ, उससे मतलब 480 के साथ उतना दिक्कत नहीं होना चाहिए, खासतौर पे सस्ता 480 के साथ। लेकिन जो डम केबल दिया जा रहा है ना उसमें रिस्क है, क्योंकि बोला ना कि इसमें डम रेल में आप देख रहे हैं कि 3 पावर रेल से वो चूसेगा बिजली, लेकिन वो तीनों पावर रेल से बिजली बराबर चूसे ज़रूरी नहीं है। और यही कारण है कि जो आग लगने का बात आ जा रहा है केबल में, कि केबल जैसे मतलब जो मॉडर्न पावर सप्लाई जो ATX 3.0 के लिए, वो उसको पता है कि नहीं भैया मेरे पास एक रेल अलग से रखो जीपीयू को खिलाने के लिए, उसे 600 तक का देना पड़ सकता है। और अगर मेरे पास 600 नहीं है उसमें खिलाने को, वो उसके पास सिग्नल भेज देगा कि भैया तुम मत चूसो ज़्यादा। इसमें वैसा कुछ नहीं है, ये डम है, ये मान के चल रहा है कि ओ पावर रेल का कोई सिग्नल नहीं आ रहा है तो हम जितना भी ड्रॉ करना है कर सकते हैं। वो बैलेंस नहीं है, वो खतरे में डाल देता है। तो यहाँ पे सीरियस बात है कि ये खतरा में डाल सकता है। और टोटल थोड़ा बाहर से निकल के देखें, 650 वाट एक ग्राफिक्स कार्ड के लिए, भाई कौन सा पागलपंती है। 600 पे मेरा यहाँ पूरा कंप्यूटर चलता है, 650 वाट पे पूरा पूरा बहुत ज्यादा पागलपंती चले गए हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा मैलस की बात आ रही है काफी, क्योंकि लोगों का रिस्पांस अच्छा नहीं रहा है इसके साथ। मतलब ऑलमोस्ट उस तरह का रिस्पांस आ गया जो मतलब RTX 2000 में आया था। तो हिसाब ये समझिए कि क्लेमिंग इंप्रूवमेंट्स कह रहे हैं कि हमारा परफॉर्मेंस पर वाट अच्छा हो गया, यानी कि हम 1 वाट में कितना काम कर सकते हैं वो अच्छा जा रहा है। लेकिन आपका पावर बजट क्यों भागे जा रहा है बार बार, पावर बजट आपका क्यों भागा। जैसे कि AMD ने जब 4000 बता रहा था वर्सेस 3000, सबको नंबर क्यों नहीं करना, 3000 था और 4000 में पावर, ये 3000 और 5000 में पावर रेटिंग सेम थी। 5 से जब 7 में गया तब पावर रेटिंग बढ़ाई, तो और उन्होंने क्लेम किया था कि हमने पावर एफिशिएंसी बढ़ा दिया ताकि आपको एक जरा भी वाट ज़्यादा नहीं खींचना पड़ेगा। और वो बहुत फायदेमंद था कि आप पुराने मदरबोर्ड में ही इस्तेमाल कर सकते हैं, वो फ्राई नहीं करेगा। यहाँ GPU पे आप क्लेम कर रहे हो कि हमारा परफॉर्मेंस पर वाट बहुत इंप्रूव हो गया है, ये हो गया, लवलेस बहुत अच्छा है, लेकिन आपका पावर ड्रॉ जो इतना पागल जैसा क्यों भाग रहा है। क्योंकि एक पॉइंट होता है ना कि मैं पुराना ग्राफिक्स कार्ड ले लूँ और वो 300 वाट में मुझे X परफॉर्मेंस दे रहा है, आप 2X परफॉर्मेंस क्लेम कर रहे हो लेकिन मुझे 600 वाट देना पड़ रहा है। तो यही वही बात होगी ना, मैंने 2 GPU खरीद लिया। तो हिसाब वही रह रहा है, क्लेम आप कर रहे हो परफॉर्मेंस पर वाट, लेकिन आपका जो TDP भागे जा रहा है 450 वाट से 600 वाट तक TDP है। ये बहुत ज़्यादा है, बहुत 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 ज़्यादा है। और इसका सबसे बड़ा समझिए साइड इफेक्ट है कि जितने भी कूलर्स आ रहे हैं जो कि मतलब NVIDIA को भी छोड़ दीजिए और जितने भी थर्ड पार्टी है, सब आपका 4 स्लॉट कूलर दे रही है। आपका मतलब अगर आपने नीचे कुछ रखा है जैसे कैप्चर कार्ड रखा हो या कुछ भी रखा हो, वो सब हटाना पड़ जाएगा सर। आपको 4 स्लॉट नीचे खाली रखना पड़ेगा, और जनरली उसी स्लॉट के पास पे ये रहता है आपका NVMe SSD, उसमें अगर हीट सिंक है तो वो लटक जाएगा। तो ये जेन्युइनली मतलब इतना ज़्यादा बिजली क्यों खा रहे हो। मतलब एक होता ना कि थोड़ा सा बढ़ाओ बिजली, थोड़ा सा लॉजिकली रहो। आपके लिए मुझे पूरा नया पावर सप्लाई लेना है, आप क्लेम करते हो परफॉर्मेंस पर बढ़िया हो गया, लेकिन आपका पावर आउटपुट इतना भाग रहा है
क्योंकि एक पॉइंट तक बिजली का आपको पैसा देना होता है सर, बिजली फ्री की नहीं आती है। जब तक कंप्यूटर इतना छोटा चल रहा था कि कोई उतना भाव नहीं दे रहा है तो कोई ध्यान फर्क नहीं। आप इतना बिजली खाने लगोगे भैया, मेरा घर का रूम हीटर जितना बिजली खाता है या एसी जितना खाता है उतना अगर आप खाने लगोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। और ये समझिए कि ये तो हो गया जो थर्मल आउटपुट है जिससे आपकी बैंक बैलेंस को दर्द होगा। फिर आप आता है ट्रोल कर रहे हैं पब्लिक को ट्रोल कर रहे हैं कि भैया 480 16 GB, 480 12 GB। तो आप क्या सोचोगे कि अगर आपको 16 GB वी रैम चाहिए आप ये ले लो, नहीं चाहिए तो आप 12 GB ले लो। ना जी ना, ये 470 को रीनेम कर दिए हैं। ये मतलब जनरली ट्रिक कर रहे हैं, क्योंकि देखिए इसमें 9728 कूडा कोर्स था यानी 9000 का, इसमें 7000 है। ये एक स्टेप नीचे उतारे जीबी सब बताने का मतलब होता है कि जीबी ही सिर्फ चेंज हो रहा है, नहीं तो आप नंबर चेंज करोगे। ये कॉमन सेंस वाली बात होती है। ऐसा ही एनवीडिया करता था कि मतलब आपको 8 GB आपको किसी में मिल रहा है और किसी में 6 GB मिल रहा है, तो दोनों का कोर सेम रहना चाहिए, तभी वो जीबी एलजीबी अलग से दिखाएंगे, नहीं तो अलग हार्डवेयर हो गया ना। तब आप बोलेंगे नहीं देखो यार ये 70 सीरीज है, ये 60 सीरीज है, ये 70 Ti है। जब सिर्फ एक चीज़ बदल रहा है तो तब आप ऐसा कर सकते हो कि हाँ भाई 480 16 GB, 480 12 GB। ये जो आप घोटाला कर रहे हो, अब प्लस फिर आप सोचे अरे उतना फर्क नहीं पड़ता, चलो ठीक। यहाँ पे आपका रैम जो है 256 बिट से उतर के 192 बिट हो रहा है। मतलब ऐसा भी नहीं कि आप स्लो ये मतलब रैम कम दे रहे हो, आप कम रैम के साथ स्लो रैम दे रहे हो विथ कम कोर। ये जेन्युइनली मतलब ये एक ऐसा हो गया ना कि हम बस पब्लिक को लूट लेते हैं। ये मतलब ये खराब है, क्योंकि ये यहाँ पे इंजीनियरिंग की बात नहीं सर। आपको नॉर्मली आप चल सकते थे ना, इसे आराम से बोलिए कि 470 है, काम खत्म, दी एंड। ये जबरदस्ती का 480 का ठप्पा मार के जबरदस्ती का पैसा लूटने का क्या जरूरत था। आप जब बिट ही छोटा कर दिए, यानी रैम, पहली बात ऐसा नहीं कि रैम आपका कम दे रहे हो, आप तो रैम धीमा भी दे रहे हो, तो मतलब टोटल इफेक्ट जो आएगा वो बहुत खराब आएगा। मतलब कंपेयर टू 480, आप 480 का टैग डाल रहे हो इसलिए लोगों को खराब लग रहा है। आप 470 कहते हैं, ठीक है, आपने डिसाइड किया कि इतना बिट से काम चलेगा, ठीक है, कोई वो आपका डिसीजन है। हमको डिसाइड करना है खरीदना या नहीं खरीदना। लेकिन आप जो ट्रिक कर रहे हो कि अरे 480 का परफॉर्मेंस हर जगह दिखा देंगे, कौन लोग बैठ के देखेगा कि 480 16 GB है और 480 12 GB है। मिस हो जाता है लोगों से। जैसे होता है ना कि सारे सैमसंग वाले कंपनी आपको मूर्ख बनाती है कि सारे जितने रिव्यूअर्स के पास है उसका 8 GB का वेरिएंट मोबाइल भेज देंगे और आप खरीदने जो अरे इस दाम तो दिखाते हैं ना स्टार्टिंग फ्रॉम 12,000, और फिर देखो भाई 8 GB वाला तो 20,000 का आ रहा है, मैं सस्ता वाला यूज़ करूँ, बोले परफॉर्मेंस खराब है। ट्रोल कर रहे हैं। ये जनरली बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब बात है। और दाम जो ये इतना बढ़ा दिया, इनका कहना है कि इन्फ्लेशन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। कुछ हद तक बात सही है, एकदम कोई भी मूर्ख नहीं है जो बोलेगा कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं बढ़ा है, कुछ बात सही है। लेकिन कुछ ज़्यादा आप नहीं बढ़ गए सर, कुछ ज़्यादा। मतलब एक होता है ना, थोड़ा सा इन्फ्लेशन अगर 20% बढ़ा है तो आपका दाम 22% भी बढ़ेगा तो भी काम चल जाएगा। आप दाम अराउंड पिछले मतलब अराउंड कहा जा रहा है 1080 का दाम देखिए, 280 का दाम देखिए, 380 का दाम देखिए और 480 का दाम देखिए। आप इतना स्पीड से दाम बढ़ा रहे हो, उतना तेजी से इन्फ्लेशन नहीं भाग रहा है। मतलब एक होता नहीं है, उन्होंने, ये हमारी गलती है, टू बी फेयर ये हमारी गलती है कि जितने भी लोग स्कैल्पर से खरीदे, जितने लोग जीपीयू शॉर्टेज, इसमें मेरा भैया भी आता है, खरीद लिया वो, तो जितने लोगों ने खरीदा वो सब दिखा दिया एनवीडिया को कि हम कुछ भी दाम लगाएंगे लोग खरीदेंगे ही। तो यही एनवीडिया के अंदर जो गर्मी आ गई ना, वो वहीं हमारे बेवकूफ़ी से आया है कि हमने कुछ भी लॉन्च करो हम खरीदेंगे ही। तो वही देख के लोग कूद गए। तो मैलस है यहाँ पे एनवीडिया देख रहे हैं, ये इंडिया का प्राइस लिख दिया है 87,000, इसलिए क्या कर रहे हो भाई। मैं 47,000 का 43,000 का लिया था 1070 जब मैंने लिया था, तो इट्स लाइक। अब बात करते हैं यहाँ पे कंपटीटर की कमी बहुत अच्छे से खल रही है सबको। तो यहाँ इंटेल और एएमडी के पास एक दूसरा मौका गया। पहला मौका था जो स्कैल्पिंग टाइम था, और उसमें एएमडी ने थोड़ा सा गेन किया था, क्योंकि जब मिल ही नहीं रहा है इंटेल का, तो भैया ये इंटेल का नहीं मिल रहा है, एनवीडिया का नहीं मिल रहा, तो लोग खरीद रहे थे एएमडी। तो एएमडी थोड़ा सा कवर किया है मार्केट, थोड़ा सा कवर किया है। लेकिन यहाँ पे समझिए इनको दोबारा मौका मिल गया है। ये मौका बहुत अच्छा है, क्योंकि रियलिटी है ना कि हाई एंड मार्केट ग्रो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? पूरी दुनिया रिसेशन में चली गई है पुतिन के चलते। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है। अब पुतिन से पहले चाइना के चलते, तो हिसाब ये कि जो इतना टाइम से असर है ना, बहुत कम लोग बचे हैं जिनकी डिस्पोजेबल इनकम उतनी है। और रहा बात जो लोग 30-90 हाल फिलहाल में करता है, वो तो ऑब्वियसली नहीं करते, उनका तो पैसा स्वाहा हो गया। मेरे भैया तो दो तो खरीद के बैठे हैं। तो हिसाब यही बनता है कि ये जो हाई एंड का मार्केट के पीछे आप भाग रहे हैं, वो है ही नहीं उतना। मतलब एक पॉइंट होता है ना कि आप मान लो 30-90 आपने बना दिया, आपने 490 बना दिया, उसका दाम बढ़ा दिया। अब रहा बात कि 490 10 ही पीस बिका, तो आपका तो लॉस ही हो गया सर। तो वही बात है कि पूरा मार्केट जो रिसेशन में जा रहा है, हर जगह इन्फ्लेशन से बैंड बजी। लिटरली मुझे फ्रेंड बोलता है अरे रुपया का दाम घट गया, अरे डॉलर, फिर मैं उसको भेजता हूँ कि भैया डॉलर भी गिर गया, ये पाउंड गिर गया, ये सब जगह रिसेशन चल रहा है और वहाँ पे आप दाम बढ़ाए जा रहे हैं। मतलब ऐसा कैसे हो रहा है? तो यहाँ पे हिसाब है कि AMD के पास बहुत अच्छा स्लॉट है, खासतौर पे RDNA 3 ये नवंबर में लॉन्च करने वाले हैं। और बात यह है कि AMD का क्लेम करना है कि उनका है GPU है, लेकिन कभी भी सीधा पंच नहीं मार पाता है। जैसे कि मैं बोलूँ AMD 5000,
लिटरली वो मुंह पे मार दिया इंटेल को। और जो भी 7000 का रिव्यूज आ रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि नहीं हम धो ले रहे हैं, हम धो ले रहे हैं अच्छे से, इंटेल को धो ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा गैप नहीं है लेकिन हम धो ले रहे हैं सर, आप टेंशन मत लो, हम धो ले रहे हैं। 13 शायद हमारे बराबरी कर सके लेकिन हम धो ले रहे हैं। तो AMD ग्राफिक्स में कभी ऐसा नहीं हुआ कि शुद्ध तौर पर आप बोलो नहीं नहीं हम धो ले रहे हैं उसको, ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ पे लोग क्यों सपना देख रहे हैं? पहली बात इंटेल आया निकल लिया, लेकिन अभी उसके पास फिर से मौका आ गया कि भाई अभी लोग इतनी बुरी तरह से जल गए हैं कि अभी इंटेल कुछ भी निकाले जो बस काम करता है लोग खरीद लेंगे। तो AMD के पास भी बहुत अच्छा है क्योंकि AMD के पास दो ऑप्शन है, प्राइस टू परफॉर्मेंस सुधारो, क्योंकि दाम वो इतना बढ़ा दिया कि अब हो रहा नहीं भाई, हमारे पॉकेट ही नहीं है। आप मुंह खोल के बोल दो सर हमको 1 लाख चाहिए ग्राफिक्स कार्ड के लिए, आधे लोग बोले नहीं सर, नहीं सर मैं 1 लाख में पूरा कंप्यूटर बना सकता हूँ, 1 लाख में आपका ग्राफिक्स कार्ड नहीं खरीदूंगा। तो समझ रहे, उन लोगों के लिए प्राइस टू परफॉर्मेंस बहुत मायने रखता है, वहाँ पे AMD ढप्पा मार सकता है। और उस जगह पे AMD के पास अच्छा रिस्पॉन्स है अच्छा है, मतलब खराब नहीं, अच्छा है। और यहाँ पे RDNA 3 में इनका क्लेम है कि हम चिपलेट डिज़ाइन में कूदेंगे, यानी कि जो इनके चिप्स रहेंगे उसके अंदर काफ़ी सारे छोटे छोटे चिप रहेंगे। चिपलेट के चलते ही आपका राइजन इतना तगड़ा हो गया, तो क्या पता ये शायद एक्चुअली अच्छा हो जाए। तो प्राइस टू परफॉर्मेंस पे एक्चुअली ढप्पा मार सकते हैं इंटेल पे। और दूसरा बोर्ड पावर, मैं नहीं खरीदने वाला हूँ बहुत हाई पावर का मतलब RTX 3000 सीरीज, 3000 भी नहीं खरीद सकता, 4000 भी नहीं खरीद सकता। जब तक 4000 में कोई आए जिसमें 8GB VRAM हो, मैं ऑब्वियसली VRAM घटाना नहीं चाहूँगा जो मेरे पास है, 8GB VRAM में और कम वाट में अराउंड 200-300 वाट के आसपास में होगा तो ही ले सकता हूँ। मैं पावर सप्लाई भी नहीं बदलना चाहता, या मान लो मैं ले भी लूँ नया, लेकिन मेरा UPS बोलेगा भाई क्या कर रहे हो, और यहाँ मेरे यहाँ पावर बहुत खराब आता है तो मुझे UPS पे ही चलना है। तो ऑब्वियसली तो बोर्ड पावर के पास है कि भैया पावर को मत बखाओ, 600 वाट का नहीं, नहीं नहीं सर हमारा पावर 200 में है। और ये तो सेलिंग पॉइंट कर सकते, क्योंकि बिल आपको देना पड़ रहा है सर, जर्मनी में बिजली की बिल भाग रही है, अमेरिका में बिजली का बिल भागना शुरू हो गया है। तो ये दो मौका बहुत अच्छा है, प्राइस टू परफॉर्मेंस और बोर्ड पावर। अब बात करते हैं आर्क के पास। आर्क के पास ये बेनिफिट है कि अगर ये काम करेंगे ना चल जाएंगे, चल जाएंगे, चल जाएंगे, मतलब बस काम करो सर, आप ये सब निकालो मार्केट में लाओ, काम कराओ, चल जाएंगे। और क्योंकि बात ये समझिए कि एनवीडिया जो है सिर्फ पब्लिक को नहीं पिस ऑफ कर रहा है, पार्टनर को पिस ऑफ कर चुका है। EVGA हाथ खड़ा कर लिया, जो कि बहुत बड़ी बात है कि उतना बड़ा पार्टनर जो आपका उतने सालों से है साथ में, वो बोल दिया सर हमसे नहीं हो पाएगा, आपका धंधा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो पैसा में घोटाला करते हैं। चलो ठीक है मैं समझ सकता हूँ, कंपनी है, पैसा चाहिए और ज़्यादा पैसा चाहिए और बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, ठीक है। आप ड्राइवर क्यों नहीं देते हो सर? ये कौन मंदबुद्धि मैनेजर है भाई? ये तो मतलब सैमसंग का मैनेजर को स्मार्ट लगने लगे उसके सामने। ये कौन मंदबुद्धि मैनेजर कि हम ड्राइवर नहीं, भाई ड्राइवर दो ना, तभी तो वो टेस्ट करवाएंगे आपका हार्डवेयर के। और वो कोई भी EVGA को नहीं गरियाएगा अगर आपका क्राफ्ट नहीं चलता है, वो एनवीडिया को बोलेगा क्योंकि ड्राइवर वहां से आता है। इसलिए जेन्युइनली मतलब एनवीडिया जो इस तरह से चला है मेरा बड़ा है, इसलिए सर ऐसे ही इंटेल पिटा था, आप उसी रास्ते पे चल रहे हो। AMD मेहनत कर रहा है, इंटेल मेहनत कर रहा है, गलती से ये लोग भी चल गए ना तो आपकी बड़ा से बड़ा फट जाएगा आपका। तो अब मैंने आप लोगों को पूरा डिमोटिवेट कर दिया, मैं थोड़ा सा होप देना चाहूँगा। लेकिन ये बात कह रहा हूँ, मैं होप दे रहा हूँ तो ट्रक से नमक डालिए इसमें, टेक विथ ट्रक ऑफ सॉल्ट। लेकिन चांसेस है कि दाम जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ा है, बहुत ज़्यादा, मतलब एक होता है थोड़ा ज़्यादा, एक होता है बहुत ज़्यादा। तो चांसेस है कि ये दाम रख रहे हैं इतना ज़्यादा ताकि वो 3000 सीरीज़ को खाली करते हैं। उनका 3000 बहुत ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन हो गया था, और कारण ये कि 3000 बिका क्यों नहीं, क्योंकि इथीरियम प्रूफ ऑफ स्टेक में कूद गया। तो इथीरियम जैसे चेंज हुआ, बहुत सारा GPU डंप हो गया सेकंड हैंड मार्केट में, और वो इतने कम दाम में डंप हो रहा है कि लोग रिस्क लेने के लिए खरीद ले रहे हैं। तो धड़धड़ा के बहुत सारा 3000 सीरीज सरप्लस मार्केट में हो गया। एनवीडिया का स्टॉक जो उड़ रहा था वो क्लियर ही नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे उसका वेट कर रहे हैं कि वो क्लियर हो जाए। और रहा बात, क्रिप्टो करेंसी भी क्रैश किया था, तो दोनों का मिलके मतलब इथीरियम जंप मार रहा है और क्रिप्टो क्रैश किया है, दोनों का देख के 3000 ओवर फ्लड हो गया मार्केट में। तो इनका सरप्लस जो है वो खाली करने तक का इंतजार करेंगे कि 4000। और अब बात की डिले क्यों नहीं कर रहे हैं, बात है कि 4000 आप अभी देख रहे हो, 5000 अंडर कंस्ट्रक्शन है और 6000 का काम चल रहा है डिजाइनिंग पे। ये हमेशा होता है, ऐसे ऐसे करके कई स्टेप आगे चले जाते हैं। तो हिसाब है कि 3000 का एक स्लॉट है, उसके अंदर ही उसको बनाना, उसके अंदर ही लॉन्च करना उसे। तो 4000 को खिसका नहीं सकते थे, थोड़ा सा डिले कर सकते थे 1-2 महीना, लेकिन अगर उसमें भी नहीं क्लियर हुआ तो दाम बढ़ा के ये 3000 को जबरदस्ती का खाली करना चाहते हैं, जल्दी खाली करो। और अगर गलती से मान लीजिए AMD ने एक्चुअली अच्छा कार्ड बना दिया, जो लोग खरीदने लगे, नहीं नहीं यार अच्छा है, जैसे राइजन एक्चुअली अच्छा था, शुरू वाला भी अच्छा था, तो लोग खरीदने लगे, तो वैसा अगर हो जाता है तब ये प्राइस अपना थोड़ा सा घटा देंगे, थोड़ा सा टिक टिक, भाई कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 3000 क्लियर हो गया, दाम घटाएं चाहे नहीं घटाएं। अगर मार्केट का डिमांड कम होने लगता है क्योंकि AMD एक्चुअली अच्छा कार्ड उतारता है, तो वो अपना दाम घटा के प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो को सुधार सकते हैं। और तो टारगेट क्या है, एट द एंड ऑफ द डे ये कंपनी है, तो इनका है कि मिल्क करो प्रॉफिट, जितना ज़्यादा कर सकते हो, जितना लंबे समय तक कर सकते हो, यही करने की वो कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए मैं उन्हें ब्लेम नहीं करता, लेकिन होता है कि सर आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। तो हिसाब ये समझिए कि
ये तो हो गया। अब फिर वो बोलेंगे नहीं हमें टीसीएमसी बैंड बजा रहा है हमारा, क्योंकि हम सैमसंग के पास गए थे, फिर सैमसंग से फिर से टीसीएमसी के पास आ गए, तो वो हमारी बैंड बजा रहा है। अब बजाएगा सर, आप कूदोगे, आप जितनी बार कूदोगे दूसरे भी आपको, और पता है ना कूदने से उनको पता चल गया ना कि आप कूद के वापस हमारे पास आ रहे हो, दैट मीन्स कि हम ही वो काम कर सकते हैं। तो वो तो अब आपको डिस्काउंट देंगे नहीं। तो हिसाब है कि मे बी ये हो सकता है कि कंपनी एक्चुअली बैंड बच गई हो, क्योंकि बात सही है कि रशिया ने कॉपर की बैंड बजा दी, आपका एल्युमिनियम, ये सब जितने सेमीकंडक्टर के जितने चीज़ हैं वो सब के दाम बढ़ रहे हैं, ये बात एकदम सही है। तो हो सकता है कि ये जो नया ट्रिक लगा है इसी में दाम बढ़ रहा है। तो ये होगा 2000 का लॉन्च वाला, यानी कि जो RTX 2000 रिलीज़ किया गया था, अच्छा सक्सेसफुल नहीं हुआ था, एग्जैक्टली यही हो सकता है। और हो सकता है कि एनवीडिया पूरा कोशिश कर रहा है दाम घटाने का, लेकिन बोल रहे ना कि मतलब पुतिन जैसा आदमी पैदा हो जाए तो क्या किया जाए। तो वो वाला इशू हो सकता है, या जो मुझे लग रहा है कि वो शांति से गेमर्स को हटा देना चाहते हैं, हटो साले सब गेमर्स को हटाओ। ऐसा क्यों? बात है कि गेमर्स जो होता है ना उसको सेल करना बहुत फजीहत वाला बात है, बहुत वो लोग डिमांड करते हैं ज़्यादा कि हमें ये दो वो दो, बहुत ज़्यादा। लेकिन उसकी जगह पे अगर गेमर्स को कहते हैं कस्टमर, डायरेक्ट टू कस्टमर है यूनिट, ठीक है, एनवीडिया ने बनाया कस्टमर को बेच दिया। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि ड्राइवर मतलब बनाओ, आप अपना चिप बनाओ और उसके बाद सर्वर को बेच दो, जिसे हम लोग कहेंगे B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन, वहाँ पे दाम का कोई कीमत नहीं होता। वहाँ पे आप मुंह खोल के बोलिए कि हमारा ये कार्ड बेटर है, प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो कोई नहीं फर्क पड़ता। क्या वो बढ़िया चलता है, क्या वो परफॉर्मेंस दे सकता है, चुपचाप से मेरा पैसा लो, हमको यह दे दो। और वहाँ पे लोग 100 कार्ड खरीदते हैं, तो सर्विस देना, रिपेयर करना, वो सब एक्चुअली सेंस बनता है। तो हो सकता है कि एनवीडिया बस मतलब पिछले कुछ साल पहले जब दिखा होगा कि ये सब मार्केट ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो उन्होंने कर लिया होगा बैकग्राउंड में कि देखो यार गेमर्स लोग को प्यार से हटा देते हैं, तो दाम बस हर जनरेशन थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते चले जा रहे हैं, और धीरे धीरे एंड में लोग छोड़ देंगे, भैया हम खरीद ही नहीं सकते, इतना इतना महंगा हो जाएगा, हम खरीद ही नहीं सकते। वो सीधे बिजनेस टू बिजनेस में कूद जाएंगे, भैया हटो, गरीब लोग से हमको बात नहीं करना है। बहुत सारी कंपनी है ऐसी जो बिजनेस टू बिजनेस चलती है, जिसके बारे में आप और हम नहीं जानते, लेकिन वो अलग दुनिया में रहती है। जैसे मतलब कौन कंपनी है जो मदरबोर्ड बनाती है सैटेलाइट के लिए, है बिजनेस टू बिजनेस के लिए है, वो अपना पैसा छापती है। तो देखिए आने वाले टाइम में क्या होता है, ये सबसे दर्दनाक बात होगा बिजनेस टू बिजनेस, क्योंकि तब इसका मतलब कंपटीटर हटने वाला है। तो देखिए आने वाले टाइम में क्या होता है, उम्मीद भी दे दिया, निकाल भी लिया, देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन 4000 सीरीज़ के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आओ। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं, मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कि इतना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आप मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।